वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशनल हिस्टीरिया। सविता पाठक। फूला सुनता नाचने के लिए खड़ी हुई। आंगन सबकी भीड़ से कस गया। पाछे हटा कह के अरुण की अम ने भीड़ को नियंत्रित किया। बिने चाचा की बारात विदा हुए अभी मुश्किल से घंटा भर हुआ है। दूल्हे की जीप में गांव के बाग के 2 चक्कर गांव की बहुओं ने भी लगाए। ड्राइवर साहब ने भौजाइयों से बख्शीश लेने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बारात विदा करने का अर्थ यहाँ कुछ पल के लिए गांव भर के मर्दों को विदा करना है। वैसे इसमें खेती किसानी और भैंस सानी में खप गए मर्द नहीं आते थे, जैसे कि बांसु कक्का या रामजोई। जो भी हो, इस दिन ही इन्हें अपने मर्द होने का हक मिलता। गांव में थोड़ी देर के लिए छा जाता है स्त्री राज, मर्दों के ढेरों रूप धरे स्त्रियां। शीला बुआ ने तो हद ही कर दी। कपड़े का शिशन बनाकर औरतों के पीछे दौड़ने लगी। माया बुआ तो सबकी उस्ताद। ऐसे मौकों पर वह तो भाई बाप किसी को नहीं छोड़ती। दमा मार ल भैया बहन लागी। हर अंतरा ऐसा कि पोर्नोग्राफी की कोई किताब शर्मा जाए। अर्चना को अंदाजा था इन सब का। बचपन से यह लीला देखती आई है। बारात जाने के बाद वह चुपचाप चादर ओढ़कर लेट गई, लेकिन फूला सुनता का नाम सुनकर वह भी उठ बैठी। न फूला सुनता बनारस से नहीं थी। शुक्र है वे अब नहीं आती, वैसे भी अब जमाना काफी बदल गया है। फूला सुनता 2 सहेलियों का नाम है। कहते हैं 4 गांव लांग के यह शादी ब्याह में शामिल हो ही जाती हैं। अर्चना ने इनके बारे में बहुत कुछ सुना था। बहुत कुछ यानी कुछ भी नहीं। मसलन वे कितने तक पढ़ी हैं, कैसे वे घर बार से विलग यूं शादी ब्याह में नाचने गाने लगी। लेकिन उसने वह सुन रखा था जो हर सूचना पर भारी पड़ता था। वे बहुत फेमस थी। फेमस मतलब उनके बारे में सबको पता है। अर्चना ने तय किया था कि वह फेमस लोगों से कोई मतलब नहीं रखेगी, लेकिन फूला सुनता का नाच देखने से कौन खुद को रोक सकता है। उसने सुन रखा था वे जब नाचती हैं तो नागिन की तरह लौट जाती हैं। पांव पटकती हैं तो महुआ झरने लगता है। उनके गीत कलमी आम की तरह खिटमिठे हैं। फूला सुनता ने 2 जोड़ी घुंघरुओं की छागल एक एक पांव में बांध लिया, मानो दोनों के अलग अलग पांव न हों। अपने संयमित स्वभाव के लिए मशहूर दुल्हन अम्मा ने चश्मा ठीक किया और आगे आकर खड़ी हो गई। अर्चना बस फूला सुनता को निहार रही थी। फूला खूब गोरी, आंखों में काजल, हल्की सी धानी साड़ी पहने और सुनता सांवराई सी हल्की ललचहू लाल रंग साड़ी में थी। कान में दोनों ने एक तरह का बड़ा सा पीतल का बाला पहना था। सुनता पनवाड़ी भोला की लड़की थी और फूला पंडित शिवराम प्रसाद तिवारी की बेटी। गांव की प्राइमरी पाठशाला में दोनों ने एक साथ पढ़ाई की थी। कहते हैं यहीं के पोखर में आधे खड़े हाँ कर उन्होंने एक पान आधा आधा खाया था। बस तब से वे सखी हैं। सचमुच उन्होंने कभी एक दूसरे का नाम न लिया, एक दूसरे को सखी ही कहा। प्राइमरी स्कूल के गाने की प्रतियोगिता में वे हमेशा अव्वल आती थी। पंडित जी यानी स्कूल के हेड मास्टर साहब ने पुरस्कार में उन्हें वह दिया जिसने उन्हें सारी उम्र के लिए फेमस कर दिया। मासूम बच्चियों को इनाम में पेन की एक रिफिल दी और बदले में कुकृतियों से स्कूल की दीवारों पर लिखे सुंदर वाक्यों पर कालिक पोत दी। लौंडा बदनाम हुआ नसीमन तेरे लिए से लेकर तेरी बजती ढोलकिया देखकर नाचन चली आयो बालमा। महफिल जम चुकी थी। फिर उन्होंने छेड़ा धोबिया का निर्गुण। उपरा से मलमल के तन धोया तनी, भितरों से धोए नावा तब जानी। असंख्य गीत, घूंघरू की आवाज और पांव की जमीन से ऐसी रगड़ की पूरे गांव में घूंघरू की आवाज गूंज उठी। फूला सुनता तो चली गई, लेकिन वो अर्चना में थोड़ा सा बस गई। उस दिन से ठीक जैसे बचपन में ट्यूबवेल की पक पक भक भक उसको पानी की तरफ खींच ले जाती थी, वैसे ही घुंघरू की आवाज उसको खींचने लगी। जी करता पांव में 36 पीतल के घुंघरुओं की डोरी बांधकर फूला सुनता की तरह पांव जमीन पर थरथराए। देखे तो सही उसके पांवों की थिरकन से तलैया कहीं कांपती है या नहीं। तलैया तो नहीं कांपी, कांपनी भी नहीं थी। बचपन में उसकी ताई यानी गांव भर की मौसी ने एक बार समझाया था, सरस्वती चूड़ी की दुश्मन होती हैं। ताई अपने जमाने की तीसरी पास थी। बड़ी सुंदर बारीक सी लिखावट थी उनकी। कहने लगी, बाबू स्कूल भेजे के बहुत कोशिश किहिन, हमहिन नाय गए। लड़कियां रही स्कूल ग हुई त आज काहे के दूसरे के मुंह जोही। त फिर झट अपना मुंह आंचल से पोंछ लेती, मानो बेटे बहू की उपेक्षा जग जाहिर न करना चाहती हूँ। होता यूं था कि शादी ब्याह में मनहारिन अम्मा की चूड़ियों से भरी टोकरी अर्चना को बहुत आकर्षित करती थी। हरी नीली लाल कांच की चूड़ियां, उस पर कहीं कहीं सुनहरे बूटे। उनके आते ही बच्चे घेर कर बैठ जाते। कांच की चूड़ियों की तरह मनहारिन अम्मा की बातें भी खूब खनकदार थी। रंग बिरंगी डिब्बियों का खजाना और कपड़े की तह के नीचे और कीमती खजाना।
अर्चना को उनकी दौरी इस दुनिया की सबसे रहस्यमय दुनिया लगती, पर उम्र बढ़ने के साथ उसने इस दौरी को भी देखना लगभग बंद कर दिया था। उसे इतना समझ आ गया था कि विद्या माता के सहारे ही वह अच्छी जिंदगी जी सकती है। वैसे तो यह दौरी सभी औरतों के लिए कौतुक भरा खजाना ही था। चूड़ी पहनी हो या न पहनी हो, लेकिन देखने में क्या जाता है। बचपन में तो लड़के भी दौरी घेर कर बैठ जाते थे। शुरू शुरू में उनको एक आध काली चूड़ी पहनाकर बहला दिया जाता था, और बाद में मर्द चूड़ी नहीं पहनते कहकर फटकारा जाता। इन्हीं सबके बीच मौसी ने कहा था, जो लड़कियां सास श्रृंगार में लगी रहती हैं, उनके पास विद्या माता नहीं आती। विद्या माता को चूड़ी से सौतिया डाह है। उस दिन से अर्चना ने चूड़ी को यूं देखा जैसे वह विद्या माता का आशीर्वाद छीनने आई हो। जब कभी उसने अपने हाथ में चूड़ियां डाली, उसकी खनक खुशी और भय की अजीब पहली में बदल गई, और इन चूड़ियों के रहस्य का सिरा उसे कभी न मिला। नींद अपने उफान पर थी। अचानक उसे लगा कि वह जोर से बिस्तर पर से गिरी। उसकी चीख निकल गई। नाउन ने कसकर उसको दबाया। पूरे मंडप में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। अर्चना के हाथ चूड़ियों से भरे थे और पांव बारीक घुंघरुओं के छागल से। लेकिन न पांव में नाचने की ताकत थी और न ही हाथों में खनकने की। अभी शाम को ही तो बारात आई थी उसकी। 10वीं कक्षा में प्रथम आने उपहार था यह विवाह। विद्या माता गांव के सरपत में शायद रास्ता भटक गई थी। कभी रंग बिरंगे कपड़े उसको ललचाते तो कभी डराते। देर रात तक महिलाएं इकट्ठा होकर नाचती गाती। इन सबके बीच वे अचानक एक करुण राग छेड़ देती, जिससे हर चीज उदासी में भर जाती। कस रात अइले हो रामा, रेंगनी के हो कटवा। कैसी रात आई है ईश्वर, जैसे रेंगनी का कांटा चुभ रहा हो। आजू तो अहे ओ बेटी जुलमी मलहवा, गंगा बीच जलिया हो डरे हैं। हुई जाबू सपनवा। दिन में चावल चुनते हुए भी वही करुण राग। सदियों से यह करुण राग गाया जा रहा था। अर्चना को पक्का यकीन था कि चावल के दानों में भी उदासी भर गई है। बारात आएगा मचा। उसका मन फिर से बाजे गाजे की धुन में खो गया। वह भी सबकी तरह छत पर गई। इतनी रोशनी गांव की अंधियारी रात में। ऐसा उत्सव। दूल्हा रथ से आया है। अर्चना ने भी कभी रथ नहीं देखा था, लेकिन यह तो उसी की बारात है। हिस्टीरिया दरअसल से कस की बीमारी है। मास्टर चंद्रभान ने सबकी जानकारी में इजाफा किया। वह स्वयं महिलाओं की हर समस्या को हिस्टीरिया ही समझते थे, और स्वयं को इस इलाज में पारंगत। अर्चना के दांत बैठ गए थे, शरीर अकड़ता जा रहा था। अब ना उनके बस में उसको दबाना न रहा। मंडप में बैठे सब लोग उसको पकड़ने टूट पड़े। दो दो लोगों ने मिलकर उसके पांव पकड़े, लेकिन उसके शरीर में अदृश्य ताकत भर गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शेरनी कमजोर पिंजड़ को तोड़ देगी। हूं की हुंकार के साथ अर्चना चिल्ला रही थी, तुमने मेरा मंदिर क्यों नहीं बनवाया। अम्मा बाबू समेत सब घर के लोग पुरानी मनौतियां याद करके देवी को दुहाई दे रहे थे। बारात उठ चुकी थी। मंडप के बीचों बीच बांधे गए काठ के सुग्गे को भी काट मार गया। उसे भी किसी ने नहीं लूटा। अर्चना जोर जोर से चीख रही थी। शब्द और वाक्य सिर्फ बड़बड़ाहट ही लग रहे थे। फिर वह जोर जोर से रोने लगी। रोते रोते वह पुरानी अर्चना में तब्दील हो गई। पीली साड़ी में लिपटी इस छुराई से लड़की में जैसे कोई जान न थी। कस के पकड़ने वालों को भी अर्चना के कमजोर हाथ पांव पर तरस आ गया। बहरहाल बाजार से आए डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगा या और अर्चना सो गई। उसे गहरी नींद आ गई। अगली सुबह पूरे घर गांव के लिए मनहूस थी। इससे पहले गांव में कोई बारात यूं नहीं लौटी थी, लेकिन अर्चना के लिए कुछ भी ऐसा नहीं था। उसे तो एक लाइसेंस मिल गया था। जब वह तब मुस्कुराने का सनई के बीजों को बांधकर नाचने लगती। देवी का प्रकोप जानकर घरवालों ने मंदिर बनवाया। नाटक समझकर छोटे चाचा ने बांस की कैन से पीटा, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। दिन बीते अर्चना भी थोड़ संभलने लगी। अम्मा ने समझाया, बिटिया रामराजी फुआ ससुरे से लुटा रहे, देखा आज उनकर हालत। दिन भर गोबर पाथत बीतत बा। यह बात अर्चना के लिए नई नहीं। गांव की हर लड़की को रामराजी फुआ का उदाहरण दिया जाता था। पता नहीं सच क्या है। फुआ आज से 35 साल पहले क्यों लौटी रही होंगी। कहते हैं ससुराल से रोते रोते अपने बाबू के इक्का के पीछे पीछे भाग आई थी। उसके बाद उन्हें कोई लेने नहीं आया। जहां गाय गोरू बंधे थे, वहीं एक कोठरी में रहती हैं। अर्चना को तो वह एकदम खड़ूस लगती हैं। उनके घर वाले चाहे उनको एक रोटी गद से न दे, लेकिन मजाल कोई एक घर भी उस घर का उठा ले। पहरेदार हम उनके नाहे के हुई तो कुल बेच देत। अर्च ना खिलखिलाकर माँ को चिढ़ाती। अम्मा जब अर्चना को समझा न पाती तो आप ही बड़बड़ाने लगती। कुल दोष हम रहे हैं।
न स्कूले भेजे होइत नहीं दिन देखित। वैसे अम्मा अपना दोष जिसे मानती थी उसी को फिर करती। 11वीं में नाम लिखाने का पैसा भी उन्होंने ही दिया और बाद में बाबू को भी समझाया। देखा एक बिटिया है 2 न 4 ऐसे मन मार के राघव नायनिक लगतई। अर्चना 11वीं 12वीं गांव के इंटर कॉलेज से पढ़ गई। शादी का बाब अभी ज्यादा नहीं बना। रिश्तेदारी को भी पुराना किस्सा भुलवाने के लिए वक्त देना था। 12वीं के इम्तिहान के बाद मनोज बुआ उसे कानपुर लिवा लाईं, शौर गुण सिखाने के लिए। समय बहता पानी है, ठहरता ही नहीं, हर हर करता द्रुत जल सब बहा ले जाता है। बड़ी बड़ी चट्टानें उसका रास्ता रोककर खड़ी हो जाएं, या तो वह उसे तोड़ देगा या ठीक बगल से उसे धता बताते हुए निकल देगा। पत्थर कितना भी अड़ा रहे उसका रूप रंग तो बदलेगा ही। जल की कितनी लहरें गुजरी, सब आप बीती उस पर खींची जाएगी। पूरी धरती पर बिखरे तमाम आकार प्रकार के पत्थरों को तो इन्हीं थपेड़ों ने गढ़ा है। कानपुर एक नई दुनिया थी, चमकती रोशनी और ढेर सारे रिक्शों का ट्रेन ट्रेन। बचपन से ही अर्चना को बहुत लुभाता था यह सब कुछ। यहाँ घर की जरूरत और मनोज बुआ के खुले स्वभाव दोनों ने अर्चना की मदद की। उन दिनों दूध का पैकेट लेने अमूल के बूथ तक जाना पड़ता था। दूध लाने का साथ साथ उसने सड़कें पहचाननी शुरू की, सब्जी वालों से मोल भाव करना शुरू किया और सबसे मजेदार बात की किराए पर साइकिल लेकर चलाना सीखा। मनोज बुआ उसकी सगी बुआ नहीं थी, बाबू के रिश्ते में आती थी, शायद बाबू की बुआ की बेटी। कई बरस पहले उनका परिवार कानपुर आ गया था। दादा लाल इमली में काम करते थे, यही उन्होंने अपने बेटे बेटियों का विवाह किया। यह विवाह कुंबे की निगाह में बहुत चढ़ा, न जंतरी देखी न पतरा, गोत्र भी समझ से परे। जो भी हो बाबू की बुआ के बड़े एहसान थे अर्चना के घर पर। जमींदारी टूटते समय अर्चना के बाबा ने कई बीघे जमीन अपनी बहन के नाम की थी। कहाँ इतने ईमानदार लोग होते हैं। बुआ ने बाद में सब जमीन वापस कर दी, शीशम वाले बाग को छोड़कर। अब इतना तो होता रहता है, समृद्ध को नहीं दोष गुनसाई। यह क्यों गांव में कहे हो तो देखती हो, साहेब बहू आज भी तंज करने से बाज न आती। लेकिन मनोज बुआ जैसे झर झरना हर शादी ब्याह में गांव में जरूर आती। बुआ के पति उर्फ विनय शर्मा अपने कर्म में भी विनयशील थे। मोहल्ले के सज्जन लोग बेकार हो गए, ताश की मंडलियां बनी, जुए के अड्डे सजे, शराब के ठेकों की ऐश हो गई। लेकिन शर्मा जी इन सब में कभी न शामिल हुए। ऊपर वाले की कृपा कही या चुन्नीगंज हाथे की बनावट, इस हाथे में ज्यादातर दलित लोग रहते थे। सरकार ने कामगारों को बहुत पहले यह जमीन लीज पर दी थी। कंपनी बंद होने के कुछ साल बाद लीज का वक्त भी पूरा हो गया था। घर खाली करने का आदेश मिला। शर्मा जी ने यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूरे मोहल्ले को इकट्ठा किया, वकील किया और केस जीत गए। जो भी हो, इस तबाही और आग दहोने की दास्तान में उनकी किराने की दुकान चल निकली। मनोज बुआ भी अपने नाम के हिसाब से थोड़ी मर्दाना थी। लड़ाई मार धार रठौ बेटखों में जिंदाबाद। बस उनका एक दुख और एक ही दुखती रग थी कि कोई औलाद न हो। अर्चना मायके आने पर उनका बड़ा आदर भाव करती थी। गांव के पोखर के किनारे पर बहुत सुंदर मेहंदी की बाड़ थी। उसकी कुछ एक डाल तो पोखरे के पानी को भी छूती थी। अर्चना घंटों मेहंदी के पत्ते सुरुकती, कई जतन का के सिलबट्टे पर मेहंदी पीसती और अपने सिंदूरी हाथों से बुआ को लगाने बैठ जाती। यह उसका सबसे पसंदीदा शौक था। वैसे उसका यह शौक छोटकी चाची से आया था। छोटकी चाची यानी अंजू बहुत ही कच्ची उम्र में चच्चा से या हो गया था उनका। चाचा सीआरपीएफ में जवान थे, तब चाची 13 साल की थी। चाचा के साथ उन्होंने कई शहर भी देखे थे। वो बताती हैं, तुम्हारे चाचा परेड में जाते थे, बाहर से ताला लगाकर। हम आंगन में अमिया के पेड़ पर चढ़कर दूर से परेड देखते थे और पत्तों से सैकड़ों ताला बनाते थे। कोटा, बांदीकुई जैसे शहर और कई राजस्थानी गाने चाची को बखूबी याद थे। चूड़ा तो मेरी जान, चूड़ा तो हाथी दांत को। 12 साल पहले चाची को चाचा गांव छोड़कर गए थे। सूरज तब गोदी में था। कई साल तो उन्होंने अपना पता नहीं दिया। देवी देवता, शहर कस्बा सब ठिकाने चाची ने ढूंढा, कोई पता नहीं। अर्चना ने चाची के हर दिन देखे थे। 6-7 साल पहले पता चला कि चाचा पास के लखनऊ में किसी नस के साथ रहते हैं। जिस औरत का पति मर गया हो, वह बच्चों को पाल पोस कर सती हो रही हो, समाज उसकी इज्जत करता है। लेकिन जिसका आदमी छोड़कर भाग गया हो, उस औरत में ढूंढ भी ढूंढता है। बरसों पहले विधवा हुई जगमौसी उनको ताना मारने से नहीं चूकती और चाची विधवाओं के विभिन्न प्रकार बताने से। चाची भी कम नहीं थी।
सुना सुना कर कहती, आस रानड़ पास रानड़ रानड़ रड़का रड़बस्सा लगावा बिटिया मेहंदी। कई बार तो दोनों हंस हंस कर एक दूसरे को तंज करती, जैसे अपनी ही हालत का मजा ले रही हूँ। मनोज बुआ के आने से ऐसे लगता कि जैसे बड़के तालाब का पीपल तक छू उठा है। का भौजी का बनबतहा कह के किसी के भी घर पहुंच जाती। टोला टोली आउट जाब यानी आना जाना नहीं में ज्यादा नहीं पड़ती। उत्तर टोला हो या दक्षिण टोला सब में मस्त। कटफरेला कचनार छोटी नंदी आवा चली बेचाई गाजीपुर बाजार छोटी नंदी। गागा के वह और गुलबिया खूब नाचती। एक पल को यूं लगता कि यह बबनौटी चमरौटी ठकुरान इन दोनों ने तो नहीं ही बनाया है। फौजी बिट्टी का अपना ही रिश्ता था दोनों में। वैसे अर्चना के साथ प्राइमरी स्कूल में सभी जात बिरादर के लोग पढ़े थे, लेकिन बड़े होने के बाद दूसरे टोले में बुआ के साथ ही जा पाई थी। काहो तोहरे लगे गुड़ चीनी नायाबा कहकर बुआ मजे से खान पान शुरू कर देती। अर्चना को बुआ ही एक सहारा लगती। उसे गता की शादी ब्याह के इस बवंडर से बुआ उसको बचा लेंगी। यूं तो अर्चना दिन में भी सपने देखती थी, जैसे बुआ ने बाबू को मना लिया है, वह उसे कानपुर ले गई हैं, वह नौकरी करने लगी है, गांव लौटी है, गांव के लोग सका बखान कर रहे हैं। यह सपना इतना साफ सुथरा था कि उसे लोगों के डायलॉग भी सुनाई पड़ते। लेकिन फिर अगले पल कच्चे सपने में पानी की कुछ बूंदें पड़ती और इस झाग में जरा सा सच मिलता। लेकिन इतना सा सच कि कान पर रखे गर्ल्स डिग्री कॉलेज में उसका फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो गया है, उसे फिर सपने की दुनिया में ले जाता है। कानपुर में घर का काम उसे कुछ लगता ही नहीं। बीच बीच में फूफा की दुकान भी देखती। इस बीच उसको 3 बार दौरे पड़े। पहली बार घर जाने के नाम पर, 2 बार घर जाकर, लेकिन बहुत दिनों तक यह सब कुछ यूं नहीं चला। बीए सेकंड ईयर का इम्तहान खत्म होने के बाद गांव से बुलावा आ गया। दूसरे की लड़की के मामले में मन जब बुआ भी कुछ नहीं कर सकती थी। अधूरी पाए अधूरे सपने के साथ अर्चना का ब्याह हो गया। शादी के दौरान दौरा पड़ा या नहीं वह खुद भी नहीं जानती। अब की बार तो उसने सबका मुखर विरोध किया। जो न कहना था वह सब कह सबके चरित्र की बखिया उधेर दी। खूब रोई चिल्लाई और तो और पुलिस की भी धमकी दे दी। वैसे इस धमकी के बाद वह खुद ही डर गई। पुलिस वाले तो बदनामी करेंगे, उल्टे घर वालों से पैसा भी लेंगे, सोचकर वह और रोने लगी। आंगन में शादी का बांस गड़ा, 7 पुश्तों के पितरों को जगाया जाने लगा। गांव भर की सुहागिनें इकट्ठा थी। तोहरी ओखरी बाटे अनारा दे, शिव प्रसाद राम का मूसा। तोहरे हो ट्रे 9 मन चाउर हुई, धांजे हुई त राजा का मूसा। रानी के औखर, तोहरे हो ट्रे 9 मन चाउर हुई। पुरखे पुरनिया जाग गए। पुश्तों के मूसर और औखर परिवार के शुभ काम में इकट्ठा हो गए। मायके गीत की तरह बसवा कटावे चले राजा दशरथ गढ़ी गाऊंगा या खपीच। अर्चना के मन में तो खपीच यानी बांस की गहरी फांस गड़ गई थी। खैर उसको दौरा नहीं पड़ा। गांव वालों के मुताबिक मंदिर बन गया था, इसलिए मास्टर चंद्रभान ने कहा, देखिए हिस्टीरिया एक सेक्स से जुड़ी बीमारी है, अब लड़की बिल्कुल ठीक हो जाएगी। विदाई के समय गले मिलते समय वह रोई नहीं, उसकी आंखें एकदम सूख गई थी। कार में वह कब बैठी, बगल में गांठ जोड़े कौन बैठा था और यह कौन सा बच्चा बीच में बिठाया गया है, सने यह भी नहीं सोचा। वह झीने पर्दे से चुपचाप खिड़की की ओर देख रही थी। अमराही गई, मंदिर गया, समरू बाबा का थान गया। लंबी सड़क, सरपत, ऊंचा नीचा रास्ता, दूर पतली सी नदी, झुरझुर हवा। अर्चना को नींद आ गई। एक ऐसी नींद जिसमें सारे दुख कहीं खो गए। उसका मुंह जरा सा खुल गया और बचपन की तरह लार की एक पतली धार निकलने लगी। कहते हैं कि आग को ज्यादा खंगालो तो आग बुझ जाती है। यूं तो वह चुपचाप भी सुलगती रह सकती है। ससुराल में एक पड़ोसी के यहाँ नई बहू के आने पर गांव में फिर वही नृत्य संगीत का कार्यक्रम आयोजित हुआ। तभी वहां पर कुछ ऐसा घटा कि अर्चना को बरबस हंसी आ गई। गांव की एक दूसरी बहू गाना बजने के साथ नाचने लगी। बहुत नाची, इतना कि बजाने वालों के हाथ भर उठे। बजाने वालों के साथ आया नचनिया किनारे खड़ा हो गया। बहू नाचती गई और नाचते नाचते गिर गई। सबने पानी पिलाया, हवा की तो पता चला कि उसे नाचते नाचते तान आ गया था। और यहीं से अर्चना की संजू से दोस्ती हुई। खग ही जाने खग की भाषा। वैसे तो अर्चना ने यह जुमला कई बार सुना था, लेकिन कभी भी इसका सीधा अर्थ नहीं समझी। अब की बार उसने उसे सही अर्थों में समझा था। एक ही हालात में पले बड़े लोग कैसे अलग अलग बन जाते हैं। संजना यानी संजू की जिंदगी अर्चना से अलग नहीं थी, लेकिन वह अर्चना से अलग थी। अर्चना आधी बातें मन में करती, आधी बाहर।
संजना के भीतर खामोश दीवारों का जाल नहीं था। वह सोचती भी बोल बोल कर थी। कुकर, चूल्हा, चलनी छलनी सबसे बातें करने वाली संजना का विवाह ऐसे लड़के से हुआ जो 10 बार बोलने पर एक बार हुंकारी भरता था। संजना की मां की मृत्यु हो चुकी थी। पिता और 3 छोटे भाइयों के साथ मुंबई के कांदिवली की चाल में बड़ी हुई थी। कांदिवली का ठाकुर तबेला था तो उसके गांव जैसा ही, लेकिन था तो मुंबई में। बोली, भाषा, चाल ढाल सब में संजना थोड़ी मराठन हो गई थी। ही की तरह आंख और हाथ नचा नचा कर बोलती थी। आजकल की लड़कियां ऐसे आंख नचाया नचाया बोलती थीं कि बनारस का पतुरेन भी फेल हो जाए। उसकी ताई ने डंक ने मारा था, वह भी उल्टा डसने से नहीं चूकी। तबई बड़का बाबू मुनिमी करत करत कुल उन्हन के गोड़े धई आइन। जहर चढ़ा, ताई ने खूब सरपा, मायखाई ले गबा, जहां जय है वहां सत्यानाश हो जाए। वैसे संजना को खुद भी यही लगता था कि जहां जाएगी वहां सत्यानाश हो जाएगा। बिना माँ की बेटी शहर गांव का सब सुख देख चुकी थी। विवाह बंधन है या मुक्ति, यह बहस कहीं और होगी। संजना को तो वह अपने और अपने परिवार के दुखों को कम करने की दवा ही दिखता। कहीं न कहीं उसे भी यह एहसास था कि वह बोझ है। वैसे इस बोझ को हल्का करने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया। कांदिवली की चाल में दिन दिन भर बैठकर पत्ते पर बिंदियां चिपकाए, बारीक मनकों की माला गूंथी, लेकिन वक्त के साथ बोझ होने का एहसास बढ़ता ही गया। कहते हैं पैसा पैसे को खींचता है, तो क्या दुख भी दुख को खींचता है? जरूर ऐसा ही होगा। संजना ने पति की आवाज के साथ एक गहरी हकलाहट सुनी। ई का अरे, दुल्हा सज्जन है। बोलता नहीं का मतलब अर्चना को समझ आ गया। उसका पति बहुत ज्यादा हकलाता था। तुतरू बहू थी संजना। विवाह के साथ भंवर औरत को अपने घर से कितना दूर कर देते हैं। कहते हैं संजना चौथी में ही अपने मायके लौट गई थी, लेकिन 2 चमकीली साड़ियों के साथ अब की जो वह विदा होकर आई, वापस नहीं गई। सृष्टि के संबंध हर आदमी औरत में होते हैं। कभी दुल्हन अम्मा ने किसी क्षण अर्चना से कहा था, उस दिन जब ठाकुर चंद्रपाल सिंह अपनी पत्नी को मारते मारते उसके गांव तक खदे अड़ आए थे और उनकी पत्नी घर की कोठरी में छिप गई थी। तब भी अर्चना के मन में यह बात कौंधी थी, और यह बात उम्र और अनुभव के साथ बड़ी होती गई। रिपुन बहू जिसके मसूड़े पायरिया से ग्रस्त होकर एक गंदी भभक भरी दुर्गंध छोड़ते थे। क्या उसके पति का भी उसके साथ सृष्टि का संबंध होगा? और खुद मास्टर चंद्रभान मिश्र फ्रेंची पहनकर बाल में खिजाब लगाए दूसरी औरतों के उन्नत उरोज देखते थे, क्या उनकी पत्नी से भी उनका सृष्टि का संबंध होगा? दुल्हन अम्मा ने शायद उसको कोई ऐसी गूढ़ बात बताई थी, जिससे अर्चना की दुनिया हमेशा के लिए गीली हो गई थी। कोई भी औरत हो, सृष्टि के संबंध तो बन ही जाते हैं। जैसे जैसे उसकी समझ बढ़ी, उसकी उंगल यूं से सरसों के फूलों पर भरा मखमली पाउडर झर गया और तब से सृष्टि के संबंध के नाम के साथ ही उसके होंठों पर एक क्रूर मुस्कुराहट आ जाती। ससुराल की पहली रात इस संबंध की पुष्टि थी। वह शरीर और आत्मा दोनों से इस संबंध के खिलाफ खड़ी थी। दोनों को बहुत चोट लगी। जैसे जैसे दिन बीता यह चोट गहराती गई। पट्टी प्रतापगढ़ का ठहरा सा गांव रानीपुर, बसवारी, पोखर, अमराही और दूर दूर खेत से घिरा था। अर्चना ने कभी दिन के उजाले में यह गांव नहीं देखा। पोखर के किनारे खड़ा विशाल पीपल का पेड़ रात के अंधेरे में उसको कभी भूथा नहीं लगा। हमेशा उसको अपने गांव खींच कर ले जाता। इस पेड़ से उसको राग था। ससुराल के बाकी लोगों से उसन एक ऐसा संबंध बनाया था जो राग विराग से कोसों दूर था। अच्छी सुघड़ बहू है, जाओ तो पीड़ा पानी करती है। लेकिन कितने दिनों बाद अर्चना को सचमुच प्रसन्नता हुई थी जब संजना को बैंड की आवाज पर तान आ गया था। अर्चना शादी के 1 महीने बाद मायके आई। निर्जर अर्चना किसी खामोश पोखरे की तरह हो गई थी। लोगों ने खोदा विनोदा की कहीं से इस खामोशी का सुराग लगे, लेकिन हाथ कुछ न आया। अम्मा ने सुझाया कि कुछ दिन अर्चना को कानपुर भेज दो, मन बहल जाएगा। माँ बाप भी अजीब होते हैं। जिस बच्चे को कैसे कैसे जिलाते हैं, जिसकी एक किलकारी पर सातों जहान लुटाते हैं, वही अपने संस्कारों के चलते अपने बच्चे को सबसे ज्यादा रुलाते हैं। अर्चना छोटी थी तो माँ ने ही पढ़ने लिखने की ओर प्रेरित किया था। बाबू गांव भर से कहते नहीं थकते थे कि अर्चना को 40 तक पहाड़ा याद है। लेकिन बचपन क्या गया, पिता का प्यार कोसों दूर चला गया। उसकी पसंद की एक फ्रॉक दिलाने के लिए बाबू दुकान दुकान छान मारते थे, लेकिन जब वह सचमुच अपनी पसंद नापसंद कहने लगी तो उसे यूं देखते जैसे वह उनकी जन्म की दुश्मन हो। अर्चना को तो बाबू ने पाला था, और बाबू को उनके समाज के ने त नियम ने, गांव समाज के अनकहे नेक नियम उनके रोए रोए में बसे थे। वे पत्थर की लकीर थे, और अर्चना के आंसू पानी।
लेकिन कोई यूं भी पत्थर नहीं होता। कहते हैं आदमी अपने बच्चे से हार जाता है। बाबू हार रहे था। उन्होंने अर्चना का बीए थर्ड ईयर का फॉर्म खुद ही जाकर भरा था कानपुर में। इम्तिहान का समय आने वाला था कि ससुराल से बुलावा आ गया। अर्चना एक बार फिर से सन थी। उसे उम्मीद थी कि घर वाले उसे विदा नहीं कर, आखिर उसका इम्तिहान है। लेकिन वे सब अपनी मजबूरी जता रहे थे। अर्चना के ससुर उसको लेने आए। अम्मा लोग लाज की दुहाई दे रही थी। और इन सब के बीच उसका सूटकेस तैयार कर दिया गया। तभी अर्चना के जी में न जाने क्या आया। उसने चाची के घर पर अपने ससुर से सीधे बात करने की सोची। वो पिताजी, हम आगे पढ़ना चाहते हैं, हमारा फाइनल ईयर का इम्तिहान है, आपका बड़ा आसान होगा। ससुर साहब ने सिर्फ हुंकारी भरी। अर्चना ने इतनी सी बात करने के लिए सारे देवी देवताओं से ताकत मांगी थी। लेकिन ग्रह नक्षत्र सब उल्टे हो गए। सुबह पूरे घर में सुगबुगाहट शुरू हो गई। छोटकी चाची उसको साड़ी पहनाने आई। विदाई होना तय था। ससुर साहब बड़े नाराज थे। यह सब हमारे यहाँ का कल्चर नहीं है, आपने बहुत मन बढ़ाया है। अर्चना अड़ गई थी कि वह नहीं जाएगी। पहले तो औरतों ने समझाया, फिर एक एक करके घर के पुरुषों ने जिम्मा लिया। साम दाम दंड भेद सब उपाय आजमाने पड़े। इसी बीच उसके ससुर आंगन में आ गए। यह नाटक बंद करो, यदि आज विदाई नहीं हुई तो इसको यहीं रखो। यह सब इज्जतदार लड़कियों के लक्षण नहीं है। हाँ, हम बदमाश हई न जाब। अर्चना बोलते बोलते विकराल होने लगी। उसका शरीर ऐंठने लगा और मुंह से फुफकार के साथ झाग निकलने लगी। उसकी आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। ठकुरान, बगनौटी, चमरौटी सब में ताल तलैया हिल गए। शादी के सगुन वाला आंगन का बांस कांपने लगा। सुरसती देई, अनारा देई सहित पुरखों की आत्मा चिन्ह गई। वे कांपने लगी। आंचल से चाउर झर गया। पूरे परिवार में साहस नहीं था कि कोई कुछ बोलता। ससुर साहब वापस लौट गए। कहते हैं इस बात को बीते 20 बरस हो गए। अब वह यहाँ लड़कियां साइकिल से स्कूल जाती हैं और यहाँ अब यदि कोई लड़की ना कहती है तो बारात वापस लौट जाती है। हिस्टीरिया फैल चुका है। यह महिलाओं में सेक्स से जुड़ी बीमारी है। अब तो यह बेहद गंभीर और लाइलाज बीमारी हो गई है। मास्टर चंद्रभान रोज बड़बड़ाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।